देखो आज की क्लास में बेटा जी हम लोग डिस्कस करेंगे कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये एक एक टॉपिक पे जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इनके पीछे का एक ही सीक्रेट है। देखिए जिनको बड़ा बड़ा नहीं बहुत बड़ा बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट अपने लाइफ में लेना होता है या लेना है तो उनकी बुनियाद बहुत 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 उनका फाउंडेशन उनकी नींव उनकी बुनियाद बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो जैसे गले की चेन होती है, कुत्ते की चेन होती है, आपके साइकिल की चेन होती है, गाड़ी की चेन होती है, सब में ये लिंक लगी होती है, छोटी छोटी लिंक होती है। अगर एक एक लिंक आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो वो पूरी की पूरी चेन स्ट्रांग नहीं होगी। मतलब क्या हो गया कि आपकी एक एक टॉपिक वेल स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए टॉपिक वाइज हम एक एक टॉपिक पे जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेवेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दे रहे हैं। बाकी साथ साथ जो भी टॉपिक की डिस्कशन की रिक्वायरमेंट होगी यहीं पे करवा देंगे। तो आइए हम सीधे अब क्वेश्चंस पे आते हैं। और सबसे अहम बात ये होती है कि भाई देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत दो ही लोगों को होती है, जो आईसीयू में भर्ती होता है सांस लेने लायक नहीं रहता है, या फिर दूसरा वो जिसको माउंटेनियर बनना है, माउंटेन पे चढ़ना होता है, पर्वतारोहण करना होता है, उनको जरूरत होती है। ठीक है, बाकी घर में रहने वाले सड़क पे रहने वालों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीन्स क्या है कि ये आपकी एक कैप्सूल क्लास है, ऑक्सीजन क्लास है, पूरा फ्यूल का काम करेगा। तो पूरी तरीके से फ्यूल का काम करेगा। अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, आप फिजिक्स में बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल कमजोर है, तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत काम का है। और अगर आप ज्ञानी हैं, आप चतुर चालाक विदुर हैं, विद्वान हैं, ठीक है, तो जो चतुर चालाक विदुर हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए ये किसी काम का नहीं है। आप अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग अपना काम करते रहिए। लेकिन जिनको बहुत आगे जाना है या जो बहुत पीछे हैं उनको आगे निकलना है, उन दोनों के लिए ये पूरी मदद करेगा। बाकी बीच वालों को भी फायदा पहुंचाएगा, लेकिन वो पहले से ही ज्ञानी हैं, अधकचरा ज्ञान उनके पास है, तो उनके लिए भी फायदा पहुंचाएगा। ऐसा नहीं, रिवीजन उनका भी कराएगा, क्लैरिटी उनकी भी बढ़ेगी, बढ़ेगी सबकी, सबके काम का है। फिलहाल दो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, जो बिल्कुल कमजोर है और जो बिल्कुल बहुत आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस gives the value of force as F is equal to K Q1 Q2 by R square, value of proportionality constant K in SI is। तो इसका जो है बेटा ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अब जिनको पता है वो तो खुश हो रहे हैं, जिनको नहीं मालूम है वो और भी खुश होंगे, क्योंकि अभी हम इसकी डिटेलिंग करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। पहले तो अभी रटने जैसा लग रहा है कि ऑप्शन सी सर ने तो बता दिया, मुझे कैसे पता चलेगा। तो आप भी जान जाओगे, आप भी समझ जाओगे, बहुत अच्छे से समझ जाओगे। Coulomb's law of electrostatic force between two charge gives the value of force as F is equal to K Q1 Q2 by R square, value of K in CGS system। तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1। ठीक, अब इन दोनों बातों को हम आपको समझा देते हैं कि 1/4πε0 क्यों क्यों हुआ और इसकी वैल्यू 1 क्यों हुई। ये दोनों बातें समझ लेते हैं तब फिर हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं फिर आगे की बात करते हैं। पहले इतना क्लियर कर लो तब आगे बढ़ा जाए। तो देखिए हमने पढ़ रखा है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन क्या थी? कूलॉम्स लॉ की डेफिनेशन ये थी, द द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distances between them। मतलब कहने का ये हो गया कि जैसे बेटा एक पॉइंट चार्ज हमने ले लिया ऐसे, चलो प्लस का Q1, ये भी प्लस ले लेते हैं, और एक चार्ज हमने ले लिया प्लस का Q2। ठीक है, और इन दोनों के बिटवीन की सेंट्रल डिस्टेंस लेना होता है, मतलब इसके सेंटर से इसके सेंटर की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज कर लिया हमने कितना है, आर है। ठीक है, अभी बाद में बात करेंगे कि ये इनके बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा। तो देखो हमें समझना है
क्या समझना है, ये दोनों के दोनों लाइक चार्जेस। तो कल वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था, याद होगा, कि फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने बेटा जी क्या डिस्कस किया था? फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि लाइक चार्जेज रिपेल और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। ये दोनों लाइक चार्जेज हैं, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब ये इसको रेपल कर रहा है, मतलब दूर जा, और ये इनको रेपल कर रहा है कि तो भी उधर। तो ये इन दोनों की जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो अपोजिट होगी। अब इस पर के फोर्स को हम कैसे नोट करेंगे? तो दोनों के दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे बट डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो इनके बीच में जो फोर्स भी लग रहा है वो किस टाइप का फोर्स लग रहा है बेटा? इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सन फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी? F21। F21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन चार्ज 2, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। यहाँ पर ऐसे ही ये भी हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, इस तरीके से दोनों पे क्या होंगे? रिपल्सिव फोर्स लग जाएंगे। अब सिचुएशंस क्या बनेगी? ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव भी होंगे, ऐसे सेम रिपल करेंगे। या फिर एक दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव होगा और दूसरा जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा। तो अब ये दोनों क्या हो गए? अनलाइक हो गए। वो कर क्या रहा है भाई? तो ये लाइक चार्जेस हो गया, अनलाइक चार्ज हो गए। अब ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ऐसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होते हैं? इनकी डायरेक्शन म्यूचुअली ईच अदर होती है, मतलब एक दूसरे की तरफ होती है। चलो देखो, तो यहाँ पर ये फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। यहाँ पर क्या होगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, और इनके बिटवीन की भी डिस्टेंस कितनी है? वही सेम है, आर डिस्टेंस वहाँ थी तो आर ही डिस्टेंस। ठीक है, ये भी है, ये यहाँ सेंटर से डिस्टेंस ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मतलब इसके सेंटर से ये सेंट्रल डिस्टेंस होती है। ठीक है, ऐसी डिस्टेंस होती है, ये सेंट्रल डिस्टेंस होती है। ठीक, चलिए तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दोनों तरीके के जो फोर्स लग रहे हैं, इनकी जो मैग्नीट्यूड है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F12, या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F21, ये इक्वल किसके हो गया? चलो किसके इक्वल हो गया? F के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1, magnitude of product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distances between them। तो यहाँ से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ ही रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ये प्लस माइनस में होगा, तभी यहाँ क्या आना है? Q1। ऐसे ही प्लस माइनस मैग्नीट्यूड Q2, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी? Q2 की। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलिए, अब जब कोई भी प्रोपोर्शनलिटी आती है किसी भी इक्वेशंस में,
ये बात हमेशा के लिए याद रखना, ठीक है, कि जब कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी कहीं पर आती है तो वो प्रोपोर्शनैलिटी हमेशा अपने साथ एक ब्लैंक लेकर के आती है। ब्लैंक का मतलब होता है खाली जगह, एक स्पेस लेकर के आती है। तो जैसे ही इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम लोग बेटा जी हटाएंगे तो ये यहाँ पर एक ब्लैंक आएगा, उस ब्लैंक का हम नेम दे दे रहे हैं, चलो यहाँ पर कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, क्या कोई कांस्टेंट आएगा, एक ब्लैंक आएगा। और जो भी ब्लैंक आता है वो नेचर ऑफ सिचुएशंस, जो भी सिचुएशंस बन रही होंगी, जिस कंडीशन में आप डिस्कशन कर रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग इस कांस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती है। अब ये जो कांस्टेंट है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम। जिस मीडियम में, जिस सराउंडिंग में इसको प्लेस किया गया है, उस सराउंडिंग पर, उस नेचर पर ये डिपेंड करता है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जो कांस्टेंट है, लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हो गया सीजीएस सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम, जो भी है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम मीडियम इन विच बोथ चार्जेज आर प्लेस्ड, ठीक है, जिसमें दोनों चार्जेज को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। तो तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे और मीडियम ऑफ किस पे, मीडियम पे डिपेंड करता है। अब चलो देख लेते हैं कि किस तरीके का मीडियम होगा तो क्या होगा, ठीक है। केस वन, इसका केस बना लेते हैं, हमने ले लिया केस वन, ठीक है, वन वन चार्जेज आर प्लेस्ड, when charges are placed in air or vacuum, जब चार्ज को एयर या वैक्यूम में प्लेस करते हैं देन, यहाँ पर भी दो केस अलग अलग, एम एसआई सिस्टम में और पीजीएस सिस्टम में। देन फर्स्ट इन एसआई सिस्टम में जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ ठीक है, 9 × 10⁹ एंड बी, थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब क्या हुआ, परमिशन, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
परमिटिविटी का मतलब आप ऐसे समझिए, तो परमिटिविटी का मतलब बेटा ऐसे समझिए जैसे मच्छरदानी आपने लगा दिया, छन जा रही है हवा। आपने चाय छानने के लिए चाय की छन्नी लगा दी, आटा चालने के लिए चलनी लगा दी है। ये सब किसका काम करते हैं? परमिटिविटी, परमिशन देते हैं कौन से पार्टिकल्स अंदर जाएंगे, कौन से पार्टिकल्स अंदर नहीं जाएंगे। तो ये जो परमिटिविटी है ये स्पेस की क्या है? ये जो परमिटिविटी है ये किसकी होती है? स्पेस की, मतलब जिस स्पेस में इसको प्लेस किया गया है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। आगे हम और लोग और डिटेलिंग करेंगे, थ्योरी वाले पोर्शन में हमने बहुत डिटेल में समझाया है। फिलहाल बस इतना, आप जितना काम का है उतना आप समझते चले, ठीक। तो केस वन में क्लियर हो गया कि जब एसआई सिस्टम में बात करेंगे तो एसआई सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलो अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि जब मीडियम आपका क्या हो? होमोजीनियस हो। ऐसा मीडियम हो होमोजीनियस। जब होमोजीनियस होगा तब क्या होगा? लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बारे में और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 10⁻⁻12 और ये होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो ये तो इनकी क्या हो गई? यूनिट। और आगे से हम लोग और भी डिस्कस करते रहेंगे। चलिए केस 2 पे आते हैं। तो केस 2, व्हेन चार्जेज आर प्लेस्ड, व्हेन charges are placed in a homogeneous medium, then अगर चार्ज को हम किस में प्लेस कर दें? होमोजीनियस मीडियम में प्लेस कर दें, तो उस कंडीशन में एसआई सिस्टम में कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो? तो पहला, इन एसआई सिस्टम, तो इन एसआई सिस्टम जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और यहाँ पे जो के है इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और इफ एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देन यहाँ से के अगर हम लोग निकालें तो क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन क्या हो गया? नॉट हो गया। अब क्या हुआ? ये जो एप्सिलॉन है ये क्या है? तो एप्सिलॉन जो होती है ये भी परमिटिविटी है लेकिन मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्या बोलते हैं इसको? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये परमिटिविटी किसकी हो गई? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर डेफिनेशन हमें क्या की बतानी है तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं जिसकी टेबल आगे हमने क्वेश्चन के साथ अटैच कर रखी है, ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सीजीएस सिस्टम में बेटा जी, इन सीजीएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम दिस इम्प्लाइज दैट कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/k। क्यों? क्योंकि सीजीएस सिस्टम में इसके पहले 1/4πε0 इज इक्वल टू क्या था, 1। अब यहाँ की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 1/4πε0 के, तो इतने की तो हो जाएगी 1, ये बचेगा क्या, 1/k ही तो बचेगा। तो इस वजह से सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स का जो फार्मूला होगा होमोजीनियस मीडियम में, ये हो जाएगा, एक फार्मूला तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। और जो दूसरा फार्मूला होगा ये होगा F इज इक्वल टू 1/k Q1 Q2/r²। ठीक है, तो एक फार्मूला आपका ये सीजीएस का हो गया और एक फार्मूला ये आपका एसआई का हो गया। तो ये किस सिस्टम में है, एसआई सिस्टम में, और ये किस सिस्टम में है, सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमने डिस्कस नहीं किया, यहाँ की अगर हम लोग बात करें, यहाँ की, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें तो फोर्स जो है, फोर्स के दो फार्मूले मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2/r², या फिर इसी को लिख सकते हो 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2/r। Q1 Q2/r²। ठीक है, अब ये किस में है, ये है एसआई। ठीक, और जो इसका दूसरा फार्मूला बनेगा, ठीक है, तो दूसरा फार्मूला जो सीजीएस में बनेगा वो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू केवल Q1 Q2/r²। ये किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं सीजीएस सिस्टम की। ठीक है, तो इस तरीके से है, ये क्लियर हो गया कि कूलॉम्स लॉ एक्चुअल में होता क्या है, और कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स लगता है वो किन किन बातों पे या किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले पहला दूसरा क्वेश्चन जो हमने किया है उनको हम आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, जिनकी टॉपिक प्रिपेयर थी उनकी, उनका भी, जिनका नहीं प्रिपेयर था उनका भी। Coulomb's law of electrostatic force between two charges gives the value of force F equal to K Q1 Q2/r², value of proportionality constant K in SI। तो SI में क्या होगा, 1/4πε0 K। यही ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा। कहाँ पर, ये देखो सबसे लास्ट में हमने लिखा था ये 1/4π, ये 1/4πε0 K, ये, और Q1 Q2 ये क्या हो गया, r²। ठीक है, तो सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन क्या था, Coulomb's law of electrostatic force between two charges gives the value of electrostatic force F equal to K Q1 Q2/r², value of K in CGM system is, तो K in CGS सिस्टम इज, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
ये दो ऑप्शन हमने आपको क्लिक भी कराया था, ठीक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या। तो बेटा जी अभी अभी हमने आपको क्या दिखाया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जब आपके चार्जेज कहाँ पर हों, एसआई सिस्टम में हो और साथ साथ कहाँ पे प्रेजेंट हो, एयर और वैक्यूम में, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। तो जब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछी जा रही थी कितनी हो जाएगी, 1/9 × 10⁻9 की, ठीक है। तो जब इसके हो जाएगी तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, तो एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अभी अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इज, तो एसआई यूनिट के लिए बेटा अभी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, क्या डिस्कशन किया, जरा देख लेते हैं जो भी डिस्कशन किए हैं। वन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब अगर ये रटने जैसा लग रहा है तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्रूव करके। देखिए एफ इक्वल टू हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। के अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एप्सिलॉन नॉट की। ये एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में यहाँ उठा के न्यूमरेटर में पहुंचा दीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2/R²। अब जब इतना हो गया तो डायमेंशन आपको चाहिए, यूनिट चाहिए। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी Q1 की, इसकी इस चार्ज की क्या होगी, कूलम, इसकी क्या होगी कूलम। तो कूलम कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स की न्यूटन, आर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा कूलम स्क्वायर। ये थोड़ा सा है गड़बड़ है, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम वन अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम, इट एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड। तो देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा जरूरत है आपको अपना दिमाग यूज करने की। जैसे ये कह रहे हैं कि चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 मीटर की डिस्टेंस पे सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज प्लेस किए गए हैं। तो देखो ये कैसे होगा, ये भी चार्ज आपका 1 कूलम का है और ये भी चार्ज आपका 1 कूलम का है। दोनों को R इज इक्वल टू 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ये सपोज कर लेते हैं Q1, इसको सपोज कर लेते हैं Q2। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है जब सेम मैग्नीट्यूड का है, तो ये कह रहे हैं ना सेम मैग्नीट्यूड इन एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सन ऑफ। तो लाइक चार्जेज हैं, वो तो रिपल्सन खुद ही कह दे रहा है क्वेश्चन में। तो एफ इज इक्वल टू हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन किसके, R²। चलो आगे बढ़ चलते हैं।
तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 की वैल्यू 1 है, Q2 की वैल्यू 1 है और R की भी वैल्यू 1। तो ये कुल मिला करके सॉल्व होकर के हमें क्या देगा, 1। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ठीक है। समझ में आया या फिर से क्या है बताया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 9 प्लस का 9 है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द ऑफ कूलम फोर्स वर्सेस, कुछ इसमें मिसिंग है, 1/r²। फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेज ऑफ ईच पेयर। तो ये जो पेयर भी यहाँ गिवन है, पेयर के बारे में भी कुछ अता पता नहीं है, तो चलो पेयर को मैं लिख दे रहा हूँ। तो पेयर आपका गिवन है, एक 1 माइक्रो कूलम है, एक आपका 1 माइक्रो कूलम का चार्ज है और उसके साथ में 2 माइक्रो कूलम का चार्ज। ठीक, और दूसरा पेयर है 1 और -3। तो दूसरा पेयर है 1 माइक्रो कूलम का। आगे न जाओ भाई, आगे जाओगे खतरा पैदा करोगे। ये कितने का है, 1 और -3 का। तो ये हो गया 1, तो ये क्या है, 1 माइक्रो कूलम का, और दूसरा इसके साथ क्या लगा है, -3 माइक्रो। ठीक है, ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो पता लगाना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा करेक्ट होगा। तो देखो, ग्राफ को समझने से पहले कुछ चीजें हम आपको समझा देते हैं। देखिए बेटा, आपको एफ और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, लेकिन हर जगह देखिए 1/r², 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 1/r²। तो पहले इस बात को हम समझाते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम बैग लेकर के चलते हैं। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि y इक्वल टू mx प्लस t के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो उसका ग्राफ कुछ बेटा इस तरीके से बनता था। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती थी, इसको हम लोग एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश से मेंशन करते थे। ये इसका ओरिजिन होता था, और ऐसे स्ट्रेट लाइन पास होती थी। यहाँ पर कोई पॉइंट पी हम लोग ले लेते थे, हैं, और उस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट सपोज करते थे वो एक्स और वाई। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रा करते थे, ये वाली डिस्टेंस वाई हो जाती थी, और यहाँ से एक डिस्टेंस हम लोग ये ड्रा कर देते थे, ये एक्स हो जाती थी। और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। यहाँ पे जो इंटरसेप्ट ये कट करती थी, इस इंटरसेप्ट को हम लोग किससे नोट करते थे, सी से। ये पूरी हाइट वाई होने की वजह से यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस वो होती थी वाई माइनस कितना, सी के इक्वल। ठीक है, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाता था। इस तरीके से हम इसको ड्राइव भी कर सकते थे, ड्राइव करके मैंने देखा भी था, हल्का सा ड्राइव भी करा दे रहे हैं। तो देखो, स्लोप स्लोप इज इक्वल टू क्या, एम, और एम इज इक्वल टू क्या, tan थीटा। tan थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। और परपेंडिकुलर कितना है, थीटा के अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते थे तो ये वाई माइनस थी, और थीटा के अलॉन्ग साइड को बेस बोलते थे तो ये एक्स हो गया आपका। यहाँ से एक तरीके से एम इज इक्वल टू हमें क्या मिला,
y माइनस सी बाई एक्स। अब बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y माइनस सी इक्वल टू हमें क्या मिल जाता था, mx। अब जब y इक्वल टू सी, y माइनस सी इक्वल टू क्या मिला, mx। तो इसी से देखिए y इक्वल टू क्या मिला, mx प्लस सी। जो लाइन मिली थी उसको हमने क्या किया, ड्राइव कर दिया आपके सामने। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रही है और थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन होता था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर यहीं पे ये सी जीरो हो जाए तो ये लाइन कहाँ से पास होने लगेगी, फिर ओरिजिन से, ठीक है। तो यहाँ पे सी जीरो करा दो। इफ सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना, एम एक्स। और m क्या है, एक फिक्स नंबर है, एक कांस्टेंट है, फिक्स कहें या फिर हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। तो जो ये फिक्स है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब जो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बन करके आया, तो हमें पता है जब c जीरो हुआ तो ये लाइन कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से पास होगी, तो ओरिजिन से जो पास होने वाली लाइन है, ये ऐसे देख लो, ये y से जो पास होने वाली लाइन है। देखो जिनको ये टॉपिक आती है, ठीक है, और जिनको इसका ज्ञान है वो इसको स्किप करके और अपना आगे बढ़ जाएंगे। ये केवल उन बच्चों के लिए है, उन लोगों के लिए है जिनको इसका आता तो है लेकिन या क्लियर नहीं है, भूल गए हैं, या फिर बिल्कुल आता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है कि उन्हीं लोगों के लिए बनाया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया कि ये लाइन कहाँ से पास होगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और इस लाइन का इक्वेशन क्या होता था, y इक्वल टू एम एक्स कहें या फिर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगी, तो उनका जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बट यहीं पर एक बात और सीख लेनी है, बस क्वेश्चन खत्म है, ज्यादा देर का नहीं, ठीक है। अगर यहीं पर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स दे दिया जाए, मीन्स y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तब इसका ग्राफ कैसा होगा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये y y डैश हो गया, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है आपकी, x x डैश हो गई। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो रिवर्स है, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, ठीक है। ये हो गया, मतलब क्या हो गया कि क्लियर हो गया कि एक्स नेगेटिव होगा, क्या होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो इधर जाएगा, और एक्स पॉजिटिव होगा तो इधर जाएगा। अब यहाँ पे सच तो ये है, ठीक है, कि कोई भी ग्राफ मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो जब मैच करता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम दोनों केसेज में फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। फोर्स निकाल लेते हैं, तब हमें पता चल जाएगा कि जो हमने अभी तक सीखा पढ़ा उससे और आगे वाले का रिलेशन क्या बन रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन और उसका रिलेशन ये कैसे कितर बितर हो जा रहा है, ये मैं भी नहीं समझ पा रहा, ठीक है। क्या मामला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यही है, ठीक है? कौन सी नौटंकी हो रही है। अच्छा चलो, फिलहाल हमने समझा दिया इतना, उसी से आप समझ लेना। तो अब मेनली हमें समझना है कि हमारे पास चार्ज का जो पेयर गिवन है, एक है
1 माइक्रोकुलाम, पहला जो पेयर है वो 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम का पेयर है। ठीक है, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 के। ठीक है, जब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 हुआ तो यहाँ से देखो, जब 1 2 रखोगे तो ये जो एफ एफ और Q1 Q2 के बीच में जो रिलेशन बने, ठीक है, तो एफ आपका एक बार क्या हो रहा है, लेकिन हमको ग्राफ प्लॉट किसके बीच में करना है, 1/r² के। अब एफ आपका यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से एफ आपका पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेयर गिवन है, दूसरा पेयर क्या है, दूसरा पेयर हमारे पास है 1 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रो। यहाँ से जब हम लोग यहाँ से जब हम लोग फोर्स को निकालेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2, मतलब क्या हो गया, एफ डायरेक्टली एफ की जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, निगेटिव होगी। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले एफ के लिए हम जो है ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो एफ को हम लोग ले लेते हैं वाई एक्सिस पे, एफ को कहाँ ले लेते हैं, वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो जब हम एफ को ले लेंगे वाई एक्सिस पे, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए, और जो 1/r² है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। चलो अच्छा, चल ये क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। तो वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो ये एफ आपका पॉजिटिव हो गया। ये वाई का नेगेटिव होता है, तो इधर जब फोर्स ले रहे हो, ये फोर्स आपका इधर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो एफ नेगेटिव किधर जाएगा, इस तरफ, एफ पॉजिटिव किधर जाएगा, इस तरफ। अब जब आपका वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था, तो ग्राफ किधर से जाता था, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब आपका एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा, तो उस कंडीशन में ग्राफ आपका किधर होगा, ये होगा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यहाँ पर पॉजिटिव किसकी वजह से हुआ, 1 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम चार्ज, एफ इसी की वजह से पॉजिटिव हुआ। अब आपका एफ नेगेटिव है, इसमें भी आपका ग्राफ किधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जब स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लेकिन नेगेटिव वाला ग्राफ, ये वाई नेगेटिव है ना कि कौन, एक्स नेगेटिव नहीं है, कौन नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। तो हम वाई एक्सिस के नेगेटिव और एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हमें दिखाना है। तो एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, किस क्वाड्रेंट में जाता है, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब जाता है तो ये आपका जो ग्राफ है, ये इस तरीके से बन जाए, मतलब एफ नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ से समझ लो भाई, ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव, ये वाई की पॉजिटिव, ये वाई की नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव। तो तुम्हारा एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो किधर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये ग्राफ इधर का हो गया, और ये बना क्या, 1 माइक्रोकुलाम और -3 माइक्रोकुलाम की वजह। यही तो था क्वेश्चन में, क्या और कुछ था भाई, है, यही था। ठीक, तो आपका ग्राफ किधर गया फिर, आपका ग्राफ तो कौन सा वाला ग्राफ आपका करेक्ट होगा बताओ, ये सब कौन सी नौटंकी चल रही है, मेरे भी नहीं समझ में आ रहा है इसका ड्रामा। हमने तो यहाँ लिखा नहीं था कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है,
अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा आप इस टॉपिक को मेंशन करके बताइएगा, हम करा। ठीक, वैसे मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं मेंशन किया था, ऊपर छोड़ दिया, अच्छा ऊपर, चलो यार कोई बात नहीं, वो भी छोड़ने के बाद अपनी पोजीशन पे ले लेते। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और अ मेटल, मतलब मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। देखो बेटा, मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, ये याद भी रखिएगा, बाकी नीचे टेबल हम दे रहे हैं। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऑफ एन इंसुलेटिंग मीडियम में भी, इंसुलेटिंग मीडियम के लिए यहाँ पर जो होगा वो सबसे सुटेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिख रहा है 6। अब टेबल से आप स्टडी कर लो। देखो ये ई आर या फिर के, ये क्या होता है, यूनिटलेस डायमेंशन। जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ये यूनिटलेस या डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। कैसे, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसी एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हमने क्या ली थी, एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू हमने ली थी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर। ठीक है, या इसी को कैपिटल लेटर के के से भी डिनोट करते हैं, वही दिया गया है। के इज इक्वल टू 1, भाई के की वैल्यू क्या हो गई, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो के इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया कि मीडियम की परमिटिविटी और क्या है, ये वैक्यूम या फिर स्पेस की परमिटिविटी, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। जब दोनों सेम होंगे तब के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। मतलब क्या हो गया, जितने भी आपके चलनी में आटा था सब सब कहाँ चला गया, नीचे, मतलब मैदा था, उसमें कोई चोकर, कोई चूनी, कोई भूसी, कोई अलग के बड़े पार्टिकल्स मिक्स नहीं थे, सब के सब बराबर नीचे पहुंच गए। और फिर स्पेस और वैक्यूम परफेक्ट इन्फ्लेट एक वैल्यू 1 हो गई। के इक्वल टू 1.0059 इसके लिए होती है एयर के लिए, के इक्वल टू 1.00026 फॉर हाइड्रोजन के लिए, के इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर का मतलब क्या हो गया, मेटेलिक कंडक्टर। किसकी बात कर रहे हैं, मेटेलिक कंडक्टर मतलब मेटल, बातें किसकी, मेटेलिक कंडक्टर, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो बातें हो रही है वो किसकी, मेटल की। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, माइका के लिए 3 to 6, और गुड इंसुलेटर के लिए 5 या 5 से छोटी, और 5 to 10 किसका होता है, ग्लास के लिए, और वाटर के लिए कहीं पर 80 देखने को मिलता है, कहीं 81, बाकी जो भी कुछ रहेगा ये ऐसी वैल्यू है कि गिवन रहती है मोस्टली। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस केवल याद करने के लिए ये एक ये याद करना जरूरी रहता है, एक वो याद कर लीजिए मेटल के लिए, बाकी तो सारी चीजें गिवन। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। If the point charge kept at a certain distance in air placed in kerosene oil, then the force between point charge will be। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि पहले तो पूरे सिस्टम को एयर में रखा गया, फिर उसको उठा करके केरोसिन ऑयल में प्लेस कर दिया गया। अब बताइए कि जो फोर्स है केरोसिन ऑयल में रखने के बाद, वो फोर्स होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, वही रहेगा, या क्या होगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को डिस्कस करने के लिए हम आपको आपको ले चलते हैं इसके एक मतलब मेन बेसिक कॉन्सेप्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसको, चलो उठा करके पहले एयर में ही रख लेते हैं। इसके लिए हमने एक सूट केस इसके लिए बना लिया। ये सपोज किया कि यहाँ पर ये एयर या फिर वैक्यूम में प्लेस किया गया है। पहला चार्ज है Q1 और जो दूसरा चार्ज है वो है Q2। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। तो इस सिचुएशन में या इस कंडीशन में जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, या इन दोनों चार्जों के बीच का जो फोर्स होगा,
वो होगा एफ इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। और ये फोर्स कहाँ का हुआ, एफ एयर और वैक्यूम का। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम उठा करके केरोसिन आयल के अंदर प्लेस कर दिया गया। इसके अंदर प्लेस कर दिया गया पूरा का पूरा सूट केस या पूरा का पूरा सिस्टम, ये उठा कर क्या किया गया, केरोसिन आयल। ऐसे सपोज करिए कि पूरा पूरे में क्या है, आयल ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये पूरा सिस्टम यहाँ उठा करके पुट कर दिया गया। इसके अंदर इसके सराउंडिंग का जो मीडियम है उसमें क्या चीज़ है, केरोसिन आयल, मतलब मिट्टी का तेल। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केरोसिन आयल का हम लोग सपोज कर लेते हैं Q1। और ये हो गया Q2, डिस्टेंस वही है, कोई चेंज नहीं किया गया, पूरा का पूरा सेटअप वही है। और इसको उठा करके केरोसिन आयल के अंदर डुबो दिया गया। अब जैसे ही केरोसिन आयल के अंदर डुबोगे, ठीक, क्या होगा, फोर्स चेंज होगा, एफ मीडियम। तो एफ मीडियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2 कितना, r²। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ये हो गया FM/FA। तो ये वैल्यू आपकी हुई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ये तो वैल्यू हो गई FM की। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो ये इनसे क्या किया, डिवाइड कर दिए, इनसे डिवाइड हो गया। तो टोटल बचा क्या, तो यहाँ पर FM/FA की वैल्यू क्या हो गई, 1/K। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या इम्प्लाइज किया कि जो FM है ये इज इक्वल टू हो गया F एयर/K के। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है, कौन सा फोर्स, एयर या वैक्यूम वाला, ठीक है, जो एयर या वैक्यूम वाला फोर्स है ये फोर्स आपका डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा, ये उसी पेज पे फिर नौटंकी कर रहा है उतनी पोजीशन पे। तो यहाँ से FM की वैल्यू क्या मिल गई है, FA/, किसके, के। ठीक, तो ये 1/K टाइम्स हो गया। जैसे अभी आप सपोज करिए कि अगर FA हम ले लेते हैं, चलो हमने FA ले लिया 6 न्यूटन, ठीक है। और K की वैल्यू हमने ले ली, तो और K की वैल्यू हमने ले लिया 2। तो ये जो आपका FM है ये FA/K से क्या होगा, 6/2, 2 2 3 6। कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि FM की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 न्यूटन। पहले कितना था, 6 न्यूटन। मतलब क्या हो गया कि इस रेशियो से, इस वैल्यू से, के से उतना टाइम्स तो डिवाइड हो जाएगा। मतलब के क्या करेगा, 1/K टाइम्स घटा करके हमेशा वो उतना को पहुंचा देगा। तो इस बिहेव पे हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स क्या होगा, जब केरोसिन आयल में इसको प्लेस किया जाएगा तो फोर्स आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट पे आते हैं। Two equal balls having equal positive charge q coulombs are suspended by two insulating strings of equal length. What would be the effect on the force when plastic sheet of dielectric constant is inserted between them? देखिए जब किया जाएगा तो 1/k मतलब जितना फोर्स पहले होगा उसका 1/k मतलब F/k हो जाएगा। अभी अभी निकाले हैं ना F/F इक्वल टू 1/k, तो ये भी तो क्या हो जाएगा F/k। Force between 2 point electric charges kept at a distance d apart in air is F if the charges are kept at a distance same in water। जैसे वहाँ केरोसिन ऑयल में रखा गया वैसे ही वाटर में ले जाके प्लेस कर देंगे तो कितना चेंज आएगा, तो ये F/k का मतलब हो गया F/80। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 point charges having equal magnitude kept at a distance 1 meter apart in air is 8 Newton। If the charges are kept at a distance same in water, how force does the force between them change? देखिए फोर्स मतलब फोर्स 8 न्यूटन है, के इतना है तो 8/80 मतलब 1/10, यही इसका आंसर हो जाएगा। अरे भाई एफ वाटर इज इक्वल टू F/A/k, ये है आपका 8 न्यूटन, ये है 80, तो 8 1 जा 8 10 जा, सीधी बात है 1/10 आ जाएगा। 2 point charges are first placed in air and then in a medium dielectric constant K at the same distance from each other. The ratio of the force between them, पहले कहाँ रखा गया है एयर में, फिर बाद में कहाँ रखा गया है मीडियम में, तो चलो निकाल लेते हैं भाई। F एयर अपॉन F मीडियम, F एयर बोलें तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मीडियम में बोलें तो 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये पूरा पूरा इससे कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर ये बचा आपका F एयर अपॉन FM, इसकी वैल्यू हो गई 1/1/k, तो ये रेसिप्रोकल होकर के ऊपर जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा K/1k। तो F एयर रेशियो F मीडियम, ये हो गया K/1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। Force of attraction between 2 point charges placed at a distance d apart in a medium is F। What should be the distance apart in the same medium so that force of attraction between them is 9F? कहने का इनका सीधा सा मतलब ये है कि जब पहले R डिस्टेंस पे या D डिस्टेंस पे चार्ज को प्लेस किया गया, फोर्स F लग रहा था। अब बताइए 9F फोर्स, फोर्स को हम 9 टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये चार्ज Q1, ये आपका चार्ज हो गया Q2, बिटवीन में डिस्टेंस कितनी इन्होंने दे रखी है D, तो इस कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा है F। F इज इक्वल टू जो भी कुछ है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा मीडियम में है तो 1/k रख लेंगे। अब ये तो आपका FM हो गया। अब इस फोर्स को हमें क्या करना है 9 टाइम्स, मतलब क्या हो गया कि FM डैश हमें क्या चाहिए 9F, ठीक। तो हम सपोज कर लेते हैं कि न्यू पोजीशन में तो जैसे न्यू सिचुएशन इनकी क्या हो गई, न्यू सिचुएशन ये बन गई कि भाई फोर्स इनको कितना चाहिए, तो न्यू सिचुएशन में इसकी डिस्टेंस चलो हम आर ले लेते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि FM डैश इज इक्वल टू कितना होगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2/r²। एफ एम डैश की वैल्यू कितनी है? 9F एम ही कह लो। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2/r²। तो अब बेटा इसकी वैल्यू उठा के पुट करो, तो 9 इंटू ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/d² इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2/r²। ये पूरा Q1 Q2 से ये पूरा Q1 Q2 कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा। तो 9/d² इज इक्वल टू 1/r²। आपको आर ही फाइंड करना है, तो यहाँ से r² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? d²/9। आर की वैल्यू हो जाएगी d/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ भाई? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। इन कंपैरिजन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की अगर बात, ठीक है, तो देखिए बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में फोर्स कितना लगता है? 10⁻36। वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन में 10⁻39 और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में 10⁻43। तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या पूछा है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो प्रोटॉन के बीच के फोर्स से क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन वाला जो है वो ग्रेटर होगा। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेज दिस प्लेस इन इतना। तो देखिए इसमें सीधा सा मतलब है, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें कुछ क्वेश्चन में खास है, बाकी सब बकवास है। जो दिख रहा है वही सब कुछ आपके पास है। तो देखो एफ इज इक्वल टू हमको तो पता ही है, ये होता है 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻⁻7, 3 × 10⁻⁻7 अपान कितना होगा, इसको 0.3 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 9 × 6 × 10⁻9 -7 ऐसा क्यों? मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है। इसको लिख सकते हो 9 × 10⁻⁻²। तो 9 से 9 क्लियर हो गया। तो यहाँ पर f की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई 6 × 10⁻। 7 7 14, 14 में से 9 जाएगा माइनस का 5 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। f की वैल्यू कितनी आ गई? 6 × 10⁻³ तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? वो भी कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक, चलो टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एंड इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस of 10 centimeter, they do not experience any force between the value of Q/m। चलो देख लेते हैं आग से हल हुआ। तो इसमें भी बेटा कुछ नहीं है, केवल इतनी सी बात है। क्या? देखो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मतलब ये हो जाएगा Q²/r²। और ऐसे ही एफ जी निकालोगे तो ये होगा जी, दोनों मास सेम है तो M(m)M1 M2/r²। ठीक, अब ये दोनों के दोनों में से आप दोनों फोर्स क्या हैं? ये कह रहे हैं कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते, इसका मतलब इक्वल हैं। तो जब इक्वल हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये हो गया जी एम स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, क्यू स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्यू स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल जी। इसको क्या लिख सकते हो, क्यू बाई एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी के। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्यू बाई एम ये हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ बेटा, यही सबसे लास्ट। The ratio of electric force between two electrons to the gravitational force between them, तो यही हो जाएगा 10⁻42। Two identical conducting balls having balls A and B have charges -q plus 3q respectively. They are brought in contact with each other and then separated by a distance d apart. Find the nature of the Coulomb force between them. तो देखिए सीधी सी बात है कि अगर दोनों पे फाइनली चार्ज हम देखें, जैसे इनिशियली कितना है -q इस पर है और इस पर कितना है +3q। अब जैसे ही इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाओगे, जैसे ही इन दोनों को आपने टच करा दिया, तो ये -q है, ये +3q है, तो आपने एक दूसरे के कांटेक्ट में ला करके रख दिया। तो जो चार्ज ए पर होगा वही चार्ज कांटेक्ट कराने के बाद बी पर होगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि क्यू ए और क्यू बी ये जो है दोनों चेंज हो जाएंगे, क्या होंगे, ये होगा माइनस का क्यू प्लस का 3q अपान 2, क्या हो जाएगा प्लस का 2q अपान 2 इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का क्यू। तो जब दोनों पे सेम चार्जेज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो रिपल्सिव फोर्स हो गया। एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम एंड ऑब्जेक्ट बी हैज 6 माइक्रोकूलम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए दोनों पे, एक पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्स अट्रैक्टिव फोर्स होगा, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एफ ए बी इज इक्वल टू -FBA। ठीक है, ए भाई ये नेगेटिव चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हो गया, दूसरा आपका पास क्या है नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो मान लीजिए इसको ए कह दिए हो, इसको बी कह दिए हो, तो ये FAB हुआ और इधर से जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा FBA होगा। ठीक, FA और FB दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी एक दूसरे के तरफ, तो FAB इक्वल टू क्या दिखा दिया गया, यही ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भाई हम लोगों की जो क्लास है वो फिनिश हुई और अब हम मेन बात करते हैं। ठीक है, मेन बात ये करते हैं कि भाई अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि
जो भी क्वेश्चंस की सीरीज आपके पास आएगी, थ्योरी का पूरा असर्शन रीजन, केस स्टडी, पीवाईक्यू, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसको तुरंत देख पाएंगे, उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, और यही नहीं है, इसके साथ हम पूरा नीट बूस्टर, ठीक है, तो नीट और जेई का बूस्टर प्लान लेकर के आ रहे हैं। वही आपको इसी सीरीज के खत्म होने के बाद दूसरी सीरीज हमारी जो है नीट और जेई की बूस्टर की है। तो आप अपना एकेडमिक तो देखिए ही देखिए, आप कहीं भी हों, पूरे देश में कहीं से भी कोचिंग कर रहे हो, चाहे कोटा से, चाहे सोटा से, चाहे पोटा से, चाहे लोटा से, इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी कोचिंग कर रहे हैं, आप अपने लोकल प्लेस से कर रहे हैं, ये जो वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये हर एक लेवल पे आपको पूरा सपोर्ट देगी। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप शेयर भी करें, क्योंकि आपकी एक लिस्टिंग मेरे पास बनेगी और वो क्लियर होगा जो लोग चैनल का सपोर्ट करेंगे, जो लोग चैनल के साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उनको भरपूर फायदा हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चैनल आपको प्रोवाइड करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा, नहीं भी आप करेंगे तब भी मिलेगा, लेकिन बस ये है तब थोड़ा बहुत मिलेगा, साथ रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा भाई। ठीक है, तो साथ बने रहना है, चैनल के साथ रहना है, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू क्लास। जैसा भी वीडियो आपको पसंद आता है वैसा हमें बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि और कितना डेप्थ में आपको ज़रूरत है। जो भी कहेंगे वो सारा कुछ मिलेगा, जैसा आप पेड ऑफलाइन कोर्स में पाते हैं वैसे ही हम आपको हर एक चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, गुड बाय।